इस वीडियो में मैंने क्लास 9th का एक चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री उसको कवर किया है। और देखिए मैं करने क्या वाला हूँ, इस पूरे वीडियो में मैं बात करूंगा भाई यूक्लिड नाम का जो मैथमेटिशियन था उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा मैथ्स में, क्यों उसके नाम पे चैप्टर है। फिर पूरे चैप्टर में ना एक्सियोम और पोस्टुलेट्स की बात करते हैं, मैंने बड़े डिटेल में कवर किए हैं कि क्या एक्सियोम होते हैं, क्या पोस्टुलेट है और क्या डिफरेंस है। और उसके बाद मैंने इस वीडियो के एंड में जो है ना लास्ट पीछे वाले पार्ट में उसमें एक्सरसाइज जितनी भी थी ना इस चैप्टर की उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। तो चलिए पहले चैप्टर का नाम में ही ले लेते हैं। अगर आप देखो चैप्टर के नाम में ना यूक्लिड ज्योमेट्री करके ना आया है, तो ज्योमेट्री जो वर्ड है ना वो तो बना है दो से, जियो प्लस में मेट्रोन। और आप सब जानते हो कि जियो का अर्थ मीनिंग जो होता है वो अर्थ होता है और मेट्रोन का मीनिंग होता है मेजरमेंट। सर ये हमने कहाँ पढ़ा है, आप याद करिए ज्योग्राफी भी पढ़ा हो आपने। तो अर्थ के मेजरमेंट से रिलेटेड ज्योमेट्री है। तो जितनी भी कंस्ट्रक्शन हुई थी ना ओल्ड टाइम में वो बेसिकली कंस्ट्रक्शन में ज्योमेट्री का बड़ा रोल होता था। अच्छा यूक्लिड का क्यों नाम आ रहा है, क्यों यूक्लिड के नाम से जा रहा है? एक्चुअली यूक्लिड एक ग्रीक मैथमेटिशियन हुए हैं और उन्होंने, और कब हुए हैं वो बात होती है 300 बीसी के आसपास हुए हैं। देखिए बहुत पुरानी बात हो रही है। तो उन्होंने करा क्या था, जो सबसे बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन आता ना कि उस टाइम पे जितना भी मैथ्स का वर्क था, देखिए जितने भी मैथ्स का वर्क था उन्होंने उन इन सारे काम को कंपाइल किया, कंबाइंड करा। उन्होंने ये पता करा कि अभी तक का मैथ्स में कितना काम हुआ है और कंबाइंड करके जो ऑल मैथ्स वर्क को कंबाइंड करने के बाद उन्होंने एक बुक लिखी, या उस बुक का नाम कहें तो उस बुक का नाम उन्होंने एलिमेंट के नाम से पब्लिक वो करा। उस टाइम पे बुक कहना, या अगर बुक के ना कहें कि उनका जो काम था ना उन्होंने एलिमेंट्स नाम से एक जगह कंपाइल करा। यानी कि वो जो वर्क था पूरा वो कंपाइल करा उन्होंने, किस नाम से करा, एलिमेंट के नाम से। और इस एलिमेंट के नाम से करा था ना, इसमें 13 चैप्टर थे और वो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को डील करते थे। तो ये जो चैप्टर्स थे इनके एक चैप्टर को हम जनरली अगर मैं ले लेता हूं यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अच्छा दूसरा इन्होंने क्या बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली, जिन्होंने इन्होंने एक डायरेक्शन दी, मैथ्स को एक डायरेक्शन दी कि भाई इसके आगे हम काम करें इतना चीजें। उसने सबसे अच्छी बात कही कि हमें डेफिनेशन में नहीं जाना। उसने कुछ अजम्पशन है ना वो हमें कहा था भाई यू टेक दीज एजम्पशन विदाउट प्रूफ, और उन एजम्पशन को यूनिवर्सल ट्रूथ कहूंगा मैं। और यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि वो बिल्कुल ट्रू थी, उनकी प्रूफ की जरूरत नहीं थी। फिर वो एजम्पशन को उन्होंने फर्दर डिवाइड किया, एक तो एक्सियोम में कहा जाता है और एक पोस्टुलेट्स की बात आती है। अब क्वेश्चन अराइज होता है सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या कोई डिफरेंस है? तो उसके टाइम पे तो अगर देखिए मॉडर्न टाइम पे तो बिल्कुल आप कह सकते हो भी बोथ आर ऑलमोस्ट सेम थिंग, लेकिन उस टाइम पे इन्होंने थोड़ा सा इनको डिफरेंट बताया। क्या बताया वो मैं अगली स्लाइड में ले लेता हूं। तो बेसिकली मैंने कहा क्या है कि यूक्लिड ने जो बुक पब्लिश करी है, जो बुक उन्होंने कंपाइल करके बनाई थी उसका नाम था एलिमेंट। उसके अंदर 13 चैप्टर थे और उन्होंने उस टाइम का जितना भी मैथ्स था वो एक जगह से कंपाइल करके और उसको एक डायरेक्शन दी। चलिए तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये एक्सियोम और पोस्टुलेट्स की पूरे चैप्टर में बात होती है ना, तो इनमें क्या डिफरेंस है ये बात करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं ले लेता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सियोम और पोस्टुलेट्स। इफ आई टॉक अबाउट मॉडर्न वे ऑफ मेकिंग डिफरेंस, तो इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस ही इंटरचेंजेबल है। कई बार हम पोस्टुलेट्स को एक्सियम कह देते हैं, एक्सियम को, तो इंटरचेंजेबल है। लेकिन क्योंकि ये बात यूक्लिड के पर्सपेक्टिव में हो रहे हैं, तो यूक्लिड के पर्सपेक्टिव में क्या कहानी है वो आपको बताता हूं। यूक्लिड ने ये कहा था, और जो डिफाइन चीज करी थी, उसने कहा था कि भाई एक्सियोम वो होते हैं, वो एजम्पशंस होते हैं, वो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं जो थ्रू आउट मैथ यूज करते हैं, नॉट स्पेसिफिकली टू ज्योमेट्री। उनका ज्योमेट्री से कोई ज्यादा स्पेसिफिकली लेना देना नहीं होता। लेकिन जब पोस्टुलेट्स की बात होती है ना, तो पोस्टुलेट्स वो अजम्पशन है जो बिल्कुल स्पेसिफिक होती हैं ज्योमेट्री के। आप बोलोगे सर समझे नहीं क्या कहना चाह रहे हो, मैं एग्जाम्पल बताता हूं। देखिए एग्जाम्पल क्या बताया मैंने, ऐसी एजम्पशन, एक एजम्पशन ही बताता हूं। ये एजम्पशन देखिए आप क्या लिखा हुआ है, ये एजम्पशन में उसने लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान दो कि ये उसका पहला एक्सियोम है,
वो कह रहा है पहले एक्सियोम में कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। सर क्या कहना चाह रहे हैं, अगर मान लीजिए ए और बी बराबर है, ठीक है, और बी और सी बराबर है, तो ए बी के भी बराबर है और सी बी के भी बराबर है, तो यहां से एक चीज निकल के आ गई, वो निकल के आ गई ए और सी जो है वो बराबर होंगे। तो इन्होंने एक्सियोम क्या होता है, एक्सियोम भी एजम्पशंस होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो ज्योमेट्री से रिलेटेड हो। लेकिन पोस्टुलेट्स की जितनी भी एजम्पशन है ना, जितनी भी स्टेटमेंट है ना, वो ज्योमेट्री से रिलेटेड है। एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। देखिए ये एग्जांपल देखिए, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। इस एग्जाम्पल में साफ लिखा, पहला पोस्टुलेट क्या कहता है, कहता है भाई एक स्ट्रेट लाइन है ना, मे ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कहता है भाई दो पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। आपने देखा ये लाइन कहीं ना कहीं ज्योमेट्री से रिलेटेड है, लेकिन इसमें कोई भी स्टेटमेंट का कहीं ज्योमेट्री से लेना देना नहीं है। तो क्या डिफरेंस मैंने बताया, मैंने एक डिफरेंस ये बताया कि एक्सियोम है ना वो नॉट रिलेटेड टू ज्योमेट्री, लेकिन जो पोस्टुलेट्स है ना वो डेफिनेटली स्पेसिफिकली किससे रिलेटेड है, ज्योमेट्री से रिलेटेड है, वो कहीं ना कहीं ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। और हम जो पढ़ने वाले हैं ना वो 7 एक्सियोम्स पढ़ेंगे, किसके, यूक्लिड के, और 5 पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे, और इन्हीं के बेस पे हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, ये 7 एक्सियोम्स हैं और ये 7 पोस्टुलेट्स हैं, ये हैं क्या। तो पहली बात करता हूं, देखिए ये हैं, पहले अगर बात करूं तो ये 7 के 7 क्या हैं, एक्सियोम्स हैं, और ये पोस्टुलेट जो है टोटल 5 हैं। इन्हीं को मैं आपको एक्सप्लेन करके ही एक्सरसाइज शुरू करूंगा। अभी तो मैं क्या करता हूं, आपको एक स्लाइड में शो कर रहा हूं, वन बाय वन मैं डिस्कस कर लेता हूं, डिटेल में ले लेता हूं। चलिए सबसे पहले एक्सियोम डिस्कस करते हैं, और एक्सियोम में भी पहला एक्सियोम डिस्कस कर लेते हैं। क्या है पहला एक्सियोम, देखिए फर्स्ट एक्सियोम क्या कह रहा है, कहता है थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया, अगर मान लीजिए ए बी के बराबर है और भैया बी सी के बराबर है, तो कुछ नोट करा तुम लोगों ने कि भैया सी भी बी के बराबर है, ए भी बी के बराबर है, तो इन दोनों से एक चीज क्लियर होगी। क्या क्लियर होगी, कि जो ए है ना वो सी के बराबर होगा। यानी कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग यहां पे भैया बी है, आर इक्वल टू वन अनदर। तो अगर ये दोनों सेम चीज यानी कि किसी को कॉमन के बराबर हैं, तो ये कुछ और भी हो जाती है। मान लीजिए देर आर 3 पर्सन, अगर मैं इनके नाम ले लेता हूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, राइट। अगर मैं कहूं कि ए और बी की एज बराबर है और बी और सी की एज बराबर है, तो मैं यहां से ये डिड्यूस कर सकता हूं कि ए और सी भी बराबर होंगे, उन दोनों की एज भी बराबर होगी। क्लियर हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल स्टेटमेंट है। लेकिन उस जमाने में ये बड़ी बात थी भैया, जब यूक्लिड हुआ था। सेकंड देख लेते हैं क्या कह रहे हैं, कहता है कि इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, द होल आर इक्वल्स। आप बोलो सर ये क्या कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि भाई 5 और 5 बराबर है ना, ठीक है। अगर मैं मान लीजिए दोनों तरफ 2 ऐड कर दूं, 5 + 2 कर दिया और यहां पे भी 5 + 2 कर दिया, तो ये कह रहा है कि जो आंसर आएगा ना वो भी बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। देखो 7 7 के बराबर होगा। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, और बताओ दूसरे स्टेटमेंट में टीचर क्या बताता है, टीचर ये बताता है भाई अगर ए और बी बराबर है और मान लीजिए सी को हम दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई ए + सी है ना वो भी बराबर होगा बी + सी के। तो अल्फाबेटिकली इस तरह से समझ लीजिए, लेकिन कई बच्चे कहते हैं सर ये ज्यादा बेटर है। तो ये स्टेटमेंट कोई नई नहीं है और कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हम भी जानते हैं। ये तुम्हें इसकी कुछ याद नहीं आ गई कि भाई एक तराजू है, वो तराजू मान लीजिए दोनों पेन है ना, लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला बराबर है, क्लियर, बराबर है। अगर मान लीजिए यहां पे भी 5 kg है और यहां पे भी 5 kg है, और मुझे अगर इक्वलिटी मेंटेन करनी है, इक्वलिटी मेंटेन करनी है, तो मैं अगर यहां पे +2 करूंगा तो मुझे यहां पे भी +2 करना पड़ेगा, यानी कि जो आंसर आएगा ना वो 7 7 वो भी बराबर हो जाएगा। तो ये भी बड़ी सिंपल स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं। देखिए थर्ड स्टेटमेंट इसी का थोड़ा सा रिलेटेड है। कहता है इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड, यहां पे सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो कहता है देन इक्वल ही रहेगा। सर क्या कह रहा है, मान लीजिए भैया हमारे पास 10 है ना, वो 10 के बराबर है,
और अगर मैं इसमें से मान करता हूँ 2 माइनस कर देता हूँ और यहाँ से भी मैं 2 माइनस कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट करा ना इक्वल, तो कहते हैं जो आंसर आएगा वो भी बराबर होगा। तो ये स्टेटमेंट है ना, ये आगे हम यूज करेंगे स्टेटमेंट को ज्योमेट्री में। मैं लाइन सेगमेंट में बताऊंगा इसको सर कैसे। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अभी इस तरह से बताता हूँ, ए और दोनों बी बराबर है और दोनों तरह का अगर मैं सी माइनस कर देता हूं तो जो आंसर आएगा वो भी बराबर होगा। बस एक ही कंडीशन है कि बोथ साइड है ना वो सब्ट्रैक्शन होना चाहिए इक्वल क्वांटिटी का। सिंपल स्टेटमेंट है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर इसका एक्सियोम 4 ले लेते हैं। देखिए 4 भी बड़ा इजी है। कहते हैं थिंग्स विच कंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। क्या कह रहा है, मान लीजिए दो लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ये दोनों लाइन सेगमेंट में अगर मान लीजिए लेंथ इसको मैं कोइंसाइड कर दूं, कोइंसाइड का मतलब ऊपर उठा के इसके ऊपर रख दूं, तो अगर ये कोइंसाइड हो रही है, ब्लैक वाली रेड के ऊपर हो रही है और अगर मान लो रेड क्या मैं इसके ऊपर रख दूं, ये इसके ऊपर हो रही है, तो एक चीज है अगर ये कोइंसाइड हो रही है तो डेफिनेटली उनकी लेंथ जो है वो बराबर होगी। ए और बी जो हैं और सी और डी दो लाइन सेगमेंट हैं, कोइंसाइड हो रही है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो डेफिनेटली ये भी 5 होगी। यही तो कह रहे हैं कि दो चीजें जो एक दूसरे पे कोइंसाइड हो जाती हैं तो उनकी लेंथ बराबर होगी। कोई बड़ी बात नहीं, ये भी सिंपल है। अगर मैं 5 वाले की बात करूं, देखिए 5 वाला क्या कह रहे हैं, ये सिंपल है भैया, ये तो आप खुद भी कहोगे। कहते हैं होल इज ग्रेटर देन पार्ट। सर क्या लाइन है भाई, ये लाइन के उसमें समझा देता हूं, लाइन सेगमेंट में ये एक लाइन है, चल मान लीजिए, ठीक है। और इस लाइन में इसका मैंने नाम दे दिया ए बी और एक पॉइंट सी है मान लीजिए यहां पे। तो होल क्या मतलब है ए बी, तो आप मानते हो ए बी की जो लेंथ है ना वो जो इसका पार्ट है ना ए सी उससे तो बड़ी ही होगी भाई, ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। तो ये कहता है जो होल क्वांटिटी है ना वो उसके पार्ट से बड़ा होगा। तो ये इस स्टेटमेंट को कह रहा है एक्सियोम नंबर 5 से। सर फिर 6 वाला क्या है, बिल्कुल देखो 6 वाला बताता हूं। 6 वाला ये कह रहा है, कहता है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये 6 वाला और 7 वाला रिलेटेड है, तो है क्या 6 वाला वो थोड़ा सा समझाता हूं आपको और क्लियर हो जाएगा ये क्या कह रहा है। कहता है कि भाई मान लीजिए थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग, एक लाइन दे रखी है ए बी और ये 3 सेंटीमीटर की लेंथ है, राइट। और एक्चुअल में डबल ऑफ सेम थिंग, अगर मान लीजिए एक सीडी लाइन है, ये सीडी है ना, ये इसका डबल है 6 सेंटीमीटर, और एक और लाइन ले लेता हूं, एक लाइन और ई एफ भी ले ली मैंने, वो भी डबल है किसकी, 6 सेंटीमीटर ए बी का। इसका डबल करने पर यानी कि CD की लेंथ है, इसका डबल करने पर EF की लेंथ है। कहता है कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग, ये सेम थिंग है, तो कहते हैं ये दोनों लाइन भी आपस में बराबर होंगे, CD और EF बराबर हो जाएंगे क्योंकि CD इसका डबल है और EF ये भी AB का डबल है। अच्छा, इसी से रिलेटेड है ना वो 7th पॉइंट है। आप देखना 7th पॉइंट में ये डबल नहीं कर रहा, हाफ कर रहा है, बात वही है। क्या कह रहा है सर, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग। हाफ ऑफ सेम थिंग का मतलब है कहते हैं इक्वल होंगे। यहां पे मैंने डबल करा था ना, यहां पे मैं उल्टा ले लेता हूं, मान लीजिए पी क्यू है और इस पी क्यू की लेंथ जो है ना वो मैंने ले ली फॉर एग्जांपल 4 सेंटीमीटर, और इसका हाफ में एक लाइन है ए बी और वो सिर्फ 2 सेंटीमीटर है, और एक और लाइन मैंने बनाई जो इसका हाफ है वो मान लीजिए मैंने सी डी। तो ये दोनों लाइन है ना, 4 का हाफ ये भी है और 4 का हाफ ये भी है, तो कहते हैं ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये सेम थिंग की हाफ है। कहता है थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ए बी जो है वो सी डी के बराबर होगा, क्योंकि ये जो कॉमन चीज थी ना ए बी पी क्यू वाला, इस पी क्यू के हाफ है। तो कुल मिला के आप देखो ये स्टेटमेंट तो आप पता क्या कहोगे, सर ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट है, ये तो यूक्लिड, लेकिन उस जमाने की बात करो 300 BC के, इन स्टेटमेंट का मीनिंग था वहां पे। आई होप हमने 7 के 7 जो है एक्सियोम डिस्कस कर ली, 7 ही तो एक्सियोम थे उसके। चलिए अब नेक्स्ट है ना पोस्टुलेट्स की बात करते हैं। वेल पोस्टुलेट्स भी वही यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये इंपॉर्टेंट है भैया, अक्सर इन पे क्वेश्चन आ जाते हैं। सर क्या है, देखिए पहला
कहते हैं एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कहता है भाई एक लाइन है, पहले तो मैं 2 पॉइंट ले लेता हूं, चलिए 2 पॉइंट ले समझाता हूं। कहता है अगर एक ही पॉइंट होता है ना तो इससे तो इनफाइनाइट लाइन गुजर सकती है, हमें सबको पता है, कॉमन सेंस वाली बात है, इनफाइनाइट कर सकती हैं। लेकिन कहता है अगर भैया 2 पॉइंट है, देखिए 1 पॉइंट है दूसरा पॉइंट है, तो इनसे तो अगर आप नोट करोगे देयर इज ओनली 1 लाइन कैन पास, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अगर आप इसका मीनिंग समझाओ तो ये कहता है कि भैया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में एक ही लाइन होगी, कोई दूसरी लाइन हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर सिंगल पॉइंट होता, 1 पॉइंट होता, तब आप कह सकते हो भाई 1 पॉइंट में तो इनफाइनाइट हो सकती हैं। लेकिन एक पॉइंट ए है और तुम्हें बी जाना है, तो एक ही रास्ता है, सीधी लाइन। फिर सेकंड की बात करें, सेकंड स्टेटमेंट क्या है? देखिए ये सेकंड भी बड़ा इजी है। कहता है कि भाई मान लीजिए आपके पास टर्मिनेटेड लाइन है, ये टर्मिनेटेड लाइन है। टर्मिनेटेड लाइन का मीनिंग देखो मैं आपको समझाता हूं। टर्मिनेट का मीनिंग होता है एंड, यानी कि अगर एक लाइन है वो ए और बी तक है, ये लाइन सेगमेंट, कहते हैं इसको हम इनडेफिनेटली इंक्रीज कर सकते हैं दोनों तरफ, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो यहां पे भी इनडेफिनेटली इंक्रीज हो सकती है और यहां पे भी इनडेफिनेटली इंक्रीज हो सकती है। तो ये पोस्टुलेट है यूक्लिड का सेकंड पोस्टुलेट। क्या पोस्टुलेट कहते हैं? कहते हैं भाई टर्मिनेटेड लाइन, यानी कि एक लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, इनडेफिनेटली होती है इनफाइनाइटली, बोथ साइड। आपके सामने एग्जाम्पल है। थर्ड पोस्टुलेट की बात करता हूं। देखिए थर्ड पोस्टुलेट को कोई मीनिंग बच्चे जनरली पूछते नहीं है। कहते हैं सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर और एनी रेडियस। आप बोलो सर बिल्कुल सीधी सी बात है, कोई बड़ी बात है ही नहीं इसमें। भाई अब सर्कल है, वो अपनी ये सर्कल है, ये भी बड़ा सर्कल है, ये भी सर्कल है, तो यहां से एक चीज, ये तो कॉमन सेंस वाली बात निकल के आ गई कि कोई भी सेंटर और कोई भी रेडियस हो आप सर्कल बना सकते हो। इसमें कोई भी स्टेटमेंट ट्रू गलत नहीं है, ट्रू है, सारी की सारी चीज सही कह रहे हैं। फोर्थ की बात कर लेते हैं, ये भी बड़ा इजी है, उसी का है। कहता है भाई ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। राइट एंगल 90 डिग्री होता है ना, परपेंडिकुलर है। कहता है भाई अगर मान लीजिए ये एक राइट एंगल है और ये एक राइट एंगल है, तो डेफिनेटली दोनों राइट एंगल बराबर होंगे, क्योंकि इसका मेजरमेंट 90 है तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो ये स्टेटमेंट भी कोई ज्यादा अपीलिंग नहीं है, सिंपल स्टेटमेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये लाइन का आता है, इसको मैं लिख भी देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको अक्सर डिस्कस करते हैं। और ये स्टेटमेंट है ना, और तो फिर भी सिंपल थी, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स ही है। आप बोलो सर कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहा हूं? ये बच्चों को थोड़ा सा लेट समझ में आती है। चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं। क्या स्टेटमेंट है? कह रहा है, कहता है इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, ये भैया लाइन है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन पे फॉल कर रही है, ठीक है भैया। कहते हैं इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ, कहता है सेम साइड में ये जो 2 एंगल बने हैं ना, इफ दे आर टू टेकन टुगेदर, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, टेकन टुगेदर ऐड, और इज लेस देन 2 राइट एंगल। एक्चुअल में जब 2 राइट एंगल की बात होती तो ये 180 की बात कर रहे हैं। कहता है अगर ये 180 से लेस करते हैं, ठीक है, देन 2 स्ट्रेट लाइन ई प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन दैट साइड। कहता है जिस तरफ ये एंगल बने हैं ना दोनों, और उन दोनों का सम 180 से छोटा है, तो अगर उस तरफ जब लाइन को एक्सटेंड करोगे तो आगे जाके वो लाइन कहीं ना कहीं मीट करेंगी। ये कह रहा है इफ प्रोड्यूस इनडेफिनेटली मीट ऑन द साइड। कैसे? उसी साइड मीट करेंगी। ये किस साइड मीट करेंगी? जिस तरफ इन दोनों एंगल का सम लिया है ना, जो दो एंगल बने हैं जिस तरफ। सर ये दूसरी तरफ भी हो सकता है, बिल्कुल भी हो सकता है। ये अगर ऐसा हो, मान लीजिए कि ये एक लाइन है और दूसरी लाइन ये है, और मैंने इस तरफ एंगल ले लिया, ये एंगल ले लिया 3 और एंगल ले लिया 4, तो ये लाइन ये कह रही है अगर एक ही तरफ के 2 एंगल का सम 180 से छोटा है, तो उस तरफ अगर ये लाइन इंक्रीज होंगी, तो इंक्रीज इनके बढ़ाओगे तो आगे जाके कहीं ये मीट करेंगी। ये स्टेटमेंट कह रहा है ये 5th नंबर पोस्टुलेट। पहली चीज क्या कह रहा है कि भैया दोनों एंगल सेम साइड होने चाहिए। और अच्छा ये पर ना कहीं तुम्हें ना इसको पैरेलल लाइन की याद दिलाता हूं। तुम याद करना इसको को इंटीरियर एंगल। आपने पढ़ा होगा अगर 2 लाइन जिनका इनको को इंटीरियर एंगल कहते थे, अगर इनका सम 180 होता है, तो भैया आपको याद दिलाता हूं कि ये जो लाइन है ना एल और एम, ये एल और एम पैरेलल होती हैं। तुम्हें याद है कुछ लाइंस और एंगल चैप्टर में हमने करा था, लेकिन वो 180 के बराबर होती हैं।
ये क्या बात कर रहे हैं, कहते हैं अगर 180 से छोटा है तो उस तरफ इंक्रीज करने पे ये मिलेंगी, अगर इधर वाली छोटा है ये मिलेंगी। और मैंने क्या नया ऐड कर दिया, ये आपने पढ़ भी रखा है, कहता है अगर एग्जैक्ट 180 है ना तो भैया ये पैरेलल होंगी, और अगर मान लीजिए 180 से ज्यादा होता है ना तो डेफिनेटली उस तरफ नहीं मिलेंगी ये। अब ये करके देख लो, बिल्कुल नहीं मिलेंगी उस साइड में। तो ये थे 5 पोस्टुलेट्स ऑफ यूक्लिड। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, अब है ना एक्सरसाइज 5.1 है एनसीईआरटी बुक की, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर, छोटा सा चैप्टर है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। फिर कहता है भैया रीजनिंग भी देनी है, क्यों है ऐसा, आपने ट्रू कहा है तो। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, कहता है भाई ये बताइए, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, ये सिंगल पॉइंट है, और अगर इससे मैं लाइन पास करूं तो देखिए आप देखोगे आंसर है इनफाइनाइट है, और ये कहता है कि भाई वन लाइन है, तो सीधी सी बात आंसर होगी कि भाई फॉल्स होगा। अब बात आती है सर फॉल्स तो लिख दिया, रीजनिंग क्या होगी भाई, ये कैसे आप कहोगे कि भाई वन लाइन नहीं इनफाइनाइट है। तो इसकी रीजनिंग देखिए, रीजनिंग क्या है। रीजनिंग आप सीधा लिखोगे कि भाई बिकॉज इनफाइनाइट लाइन्स कैन पास थ्रू ए पॉइंट, और विजुअली आप शो कर सकते हो, एक पॉइंट लोगे और यू कैन शो इनफाइनाइट लाइन्स कैन पास थ्रू ए पॉइंट। तो ये इसका रीजनिंग हो जाएगा, क्योंकि इसने कहा है कि राइट द रीजन। सेकेंड की बात करते हैं, कहते हैं देर आर इनफाइनाइट लाइन्स कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। कहना क्या चाह रहा है, कहता है भाई दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से कितनी लाइंस पास कर सकती हैं। तो आप देखो कि मुझे तो समझ में आती है कि एक ही लाइन दिख रही है, लेकिन ये इनफाइनाइट कह रहा है, तो यहां पे आंसर आ जाएगा फॉल्स, बिल्कुल फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि एक ही लग रही है, इनफाइनाइट तो हो ही नहीं सकती। फिर रीजनिंग क्या दोगे, रीजनिंग आप वही देखो, यहां पे रीजनिंग का मतलब है आप सीधा लिख दो कि भाई देयर इज ओनली यूनिक लाइन दैट पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, और एक डायग्राम बना के दिखा दो कि भाई देखिए दो पॉइंट है ए और बी, और इनसे एक ही लाइन पास करती है। तो आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया। थर्ड में क्या कह रहा है, कहता है कि भाई ये चेक करो कि टर्मिनेटेड लाइन है ना, टर्मिनेटेड लाइन को बेसिकली वो लाइन सेगमेंट को कहता था यूक्लिड, कहता है कैन प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। ये बात ट्रू कह रहा है भैया, यूक्लिड ने अपनी स्टेटमेंट में भी कहा है। सर ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहा था यूक्लिड ने कि भाई एक टर्मिनेटेड लाइन है ना, उसने लाइन सेगमेंट को ही कहा था। मान लीजिए लाइन सेगमेंट है सीओडी, तो ये स्टेटमेंट पता क्या कह रही है, कहता है टर्मिनेटेड लाइन को इनडेफिनेटली इंक्रीज कर सकते हैं बोथ साइड में। आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए इसको यहां पे भी इंक्रीज हो सकती है और इसको राइट साइड में भी इंक्रीज कर सकते हैं, तो आंसर यहां पे बिल्कुल हो जाएगा ट्रू। और आप ट्रू कहने के साथ साथ में रीजनिंग क्या दोगे, आप लिख दोगे कि भाई यूक्लिड ने अपने सेकंड पोस्टुलेट में कहा है कि ए टर्मिनेटेड लाइन कैन प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड, यानी कि टर्मिनेटेड लाइन जो है वो लाइन सेगमेंट को कहता था और दोनों तरफ इंक्रीज कर सकता है वो। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कहते हैं ट्रू और फॉल्स बताओ, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। देखिए कॉमन स्टेटमेंट बात है, बात तो सही कह रहे हैं, तो आंसर तो यहां पे ट्रू हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है सर रीजनिंग क्या दोगे यहां पे। देखिए आप एक चीज समझिए, रीजनिंग में हमें एक आप एक्सियोम पढ़ा होगा आपने यूक्लिड का, तो एक्सियोम 4 जो था ना उसमें क्या लिखा था, थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। सर ये मीनिंग क्या है, अगर मैं एक सिंपल लॉजिक से बताऊं कि मैंने एक सर्कल बना दिया और इस सर्कल को अगर मान लीजिए मैंने कॉपी करा, और ये कॉपी करने के बाद अगर मान लीजिए मैंने इस कॉपी करने के बाद नेक्स्ट में कहीं पे पेस्ट करा, तो ये आप नोट करना ये दो सर्कल हैं, ये अगर कोइंसाइड कर जाते हैं, देखिए कोइंसाइड कर रहे हैं ना, अगर ये कोइंसाइड कर जाते हैं तो उनका थिंग्स देखो, द सर्कल विच आर इक्वल इफ देयर आर रेडियाई इक्वल, तो भैया डेफिनेटली ये कोइंसाइड कब करेंगे, जब उनकी रेडियस बराबर है। तो ये बात जो है ये सीधा ट्रू है, ये आप एग्री कर रहे हो। और रीजन लिख दो भाई अकॉर्डिंग टू एक्सियोम 4 कि थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, तो ये भी सही हो गया। फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं, ये इजी लग रहा है। कहते हैं ए बी जो है ना ये वाली लाइन, ये पी क्यू के बराबर है, ठीक है भैया पी क्यू के बराबर है, और पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, यानी कि ये वाली इसके वाई बराबर है, तो ए बी एक्स वाई के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। ये भी हमने पढ़ा हुआ था एक्सियोम में,
देखिए आप कहानी क्या ये ट्रू लिख दिया, फिर रीजनिंग में क्या दोगे, लफड़ा तो ये हो जाता है। तो आपने एक्सियोम में पढ़ा था कि भाई थिंग्स विच आर इक्वल टू वन थिंग आर इक्वल टू अनदर। अगर ए बी इसके बराबर है और पी क्यू इसके बराबर है तो डेफिनेटली ए बी एक्स वाई के भी बराबर होगा। ये तो एक्सियोम में बात करी थी यूक्लिड ने। तो कुल मिला के रीजनिंग है वो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो बाय रेफरिंग द यूक्लिड एक्सियोम, जो उसने यूक्लिड ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कहता है भाई गिव डेफिनेशन देने के लिए कह रहा है ईच ऑफ द फॉलोइंग। फिर कहता है आर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। कहता है भाई कोई टर्म्स है जो हमें डिफाइन करनी पड़ेगी डेफिनेशन में जो आई है, और इफ यस तो उनको भी डिफाइन कीजिए। ठीक है, पैरेलल लाइन का तो अपनी ओन लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करना, ठीक है, और ओन लैंग्वेज में लिखने के बाद जो टर्म आती है ना उनको भी डिफाइन। सर एग्जांपल देना। देखिए पैरेलल लाइंस को मैं ना लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं आपको बताता हूं। आई कैन राइट कि भैया स्ट्रेट लाइंस, पैरेलल लाइन आपको याद दिलाता हूं, पैरेलल लाइन यही तो होती थी, एक लाइन और ये दूसरी लाइन पैरेलल लाइन। कहते हैं स्ट्रेट लाइन इन द सेम प्लेन व्हेन प्रोड्यूस इंडेफिनिटली इन बोथ डायरेक्शन डू नॉट मीट। यानी कि ऐसी लाइन जिनको हम एक्सटेंड करते रहें दो और आगे जाके नहीं मिले तो उनको पैरेलल लाइन कहते हैं। बट इसने कहा है क्वेश्चन में कि भैया ऐसी कोई टर्म है क्या जिसको डेफिनेशन में यूज करने से पहले डिफाइन करनी पड़े। बात है आंसर इज यस। कौन कौन सी, देखिए लाइन पैरेलल लाइंस को करने के लिए ये मैंने प्लेन की हेल्प ली है, तो इस प्लेन को डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये प्लेन जो है ना ये मैंने टर्म यूज करी इसकी डेफिनेशन में। तो प्लेन को डेफिनेशन डिफाइन कैसे करेंगे, ए फ्लैट सरफेस। भाई फ्लैट सरफेस जो होता है ना उसको प्लेन कहते हैं। तो बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहता है कि भाई कई बार आप जो डेफिनेशन देते हो ना उसमें कुछ टर्म्स होती हैं, उनकी नॉलेज आपको पता होगी तो ही तो डेफिनेशन समझ में आएगी। तो मुझे अगर ये कहना कि अगर प्लेन है ना वो आपको समझ में नहीं आएगी तो ये फिर डेफिनेशन कहीं ना कहीं आपको दिक्कत करेगी। चलो और इजीली समझें, इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये। कहता है भाई परपेंडिकुलर लाइन की डेफिनेशन बताइए। देखिए परपेंडिकुलर लाइन हम देखो आपने जैसे ये पैरेलल का सुना था ना, तो परपेंडिकुलर लाइन अगर कोई बनाने के लिए कहता है तो आप ऐसे बनाते हो, और आपको ध्यान होगा तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाते हो, इनको परपेंडिकुलर कहते हो ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन मैं बता देता हूँ। कहता है टू लाइन्स व्हेन इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। भाई दो लाइन है राइट, ये दोनों लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे वो भी राइट एंगल पे, राइट एंगल तो 90 डिग्री होता है, तो उनको परपेंडिकुलर कहते हैं। बट क्वेश्चन कह रहा है कि भैया कोई ऐसी टर्म है जिसको डेफिनेशन में डिफाइन करने की जरूरत है, तो यही है। हमें राइट एंगल का मीनिंग अगर जब तक नहीं पता तब तो समझ में नहीं आएगा। तो यहां पे राइट एंगल को डिफाइन करने की जरूरत है। सर राइट एंगल होता क्या है, देखिए राइट एंगल आपको याद हो वो 1/4 ऑफ ए कंप्लीट एंगल होता है, 1/4 ऑफ ए कंप्लीट एंगल। और भैया आपको कंप्लीट एंगल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री, यानी कि अगर आप नोट करो तो ये एक कंप्लीट एंगल है, तो ये इतना जो पार्ट है ना ये 90 डिग्री कहलाता है 1/4। तो इस केस में देखा जाए तो एंगल भी आ जाता है ना, राइट भी आया और एंगल भी आया, तो एंगल को भी फर्दर डिफाइन करना पड़ सकता है। तो एंगल तो बेसिकली इट इज ए अमाउंट ऑफ टर्न बिटवीन टू लाइंस कह सकते हो, अमाउंट ऑफ टर्न, अमाउंट ऑफ टर्न बिटवीन टू रेज, बिटवीन टू रेज। तो कुल मिला के ये बात क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि भाई डेफिनेशन में वो चीजें पहले पता होनी चाहिए, दूसरे को डिफाइन करने के लिए यूज कर रहे हैं, नहीं उनको नहीं पता है तो समझ में नहीं आएंगी चीजें। चलो नेक्स्ट ले लेते हैं। वेल क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, लाइन सेगमेंट की बात। ये टर्मिनेटेड लाइन को लाइन सेगमेंट कहता था एक्चुअल में यूक्लिड। तो लाइन सेगमेंट अगर आप देखा जाए तो ये सीधी सीधी बात है, आपको समझ में आ जाएगी। ये कह रहा है ए लाइन सेगमेंट विच एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन और गिव्स ए लाइन। कहते हैं लाइन सेगमेंट कहते हैं इसको, ठीक है भैया, ए और बी मैंने विजुअल आपको शो करा है। कहते हैं इसको कहते हैं, लेकिन अगर इसको दोनों तरफ डायरेक्शन में हम इनडेफिनेटली एक्सटेंड करें तो ये एक्चुअल में एक लाइन बन जाएगी। अब इसमें एक ही टर्म है जो भैया हमें डिफाइन करने की जरूरत है, और आप एग्री कर रहे हो कि लाइन जो है ना वो तो अनडिफाइन है। सर अनडिफाइन क्यों कह रहे हो, देखिए हम इसको लाइन तो किसी ने कहीं देखी थोड़ी है।
आप लाइन की हमें लेंथ पता है होती नहीं है, तो लाइन को तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि भाई स्ट्रेट, किसी ने देखी थोड़ी होती है लाइन, तो इसको तो अनडिफाइंड कंसिडर करते हैं। और लाइन सेगमेंट का एक्चुअल में दूसरा नाम अकॉर्डिंग टू यूक्लिड, वो टर्मिनेटेड जो लाइन बोलता है ना, टर्मिनेटेड लाइन, वो एक्चुअल में लाइन सेगमेंट को ही एक तरह से कहने की कोशिश कर रहे हैं। रेडियस की बात करते हैं। अब देखिए रेडियस क्या होता है, ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर टू द एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। सर आप क्या करोगे, आई थिंक एग्जाम्पल बढ़िया सर्कल बना के देता हूं आपको। ये सर्कल है ना, और हम सबको पता है रेडियस क्या होता है। रेडियस एक्चुअल में ये जो सेंटर है ना सी, और ये जो सरकमफ्रेंस पे जो पॉइंट है ये, इनके ये वाला जो है ना लाइन सेगमेंट ए सी, इसको रेडियस कहते हैं। अब इसमें दो वर्ड आगे किसको, रेडियस को डिफाइन करने के लिए, एक तो मुझे सर्कल बताना पड़ेगा और एक सेंटर बताना पड़ेगा। तो इन दोनों को फर्दर डिफाइन करते हैं। तो देखिए सेंटर और सर्कल को डिफाइन करता हूं। सर्कल क्या हो जाएगा, अगर आप नोट करो, सर्कल लिखा है, सर्कल इज ए कर्व इन ए प्लेन। भैया एक कर्व ही तो है प्लेन में, और ऑल पॉइंट ऑन सर्कल, ये जितने भी पॉइंट है ना सर्कल पे, आप देखो ये विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट है, इससे इक्वी डिस्टेंस है ये, करेक्ट। तो ये हो गया सर्कल। अच्छा फिर सेंटर भी डिफाइन करना पड़ेगा। सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर कहते हैं फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि ये फिक्स पॉइंट विच फ्रॉम विच ऑल पॉइंट ऑन ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस। सर्कल पे जो भी पॉइंट है ना, जो फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस बनाता है ना, वो फिक्स पॉइंट को एक्चुअल में देखा जाए तो सेंटर कहते हैं। तो मुझे रेडियस डिफाइन करने के लिए ये डेफिनेशन दी, और इस डेफिनेशन में ये दो टर्म मैंने फर्दर डिफाइन करी। एग्री? आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं, स्क्वायर की बात करते हैं भैया। स्क्वायर वैसे सबको पता है, लेकिन स्क्वायर को डिफाइन करने की जब बात आ जाती है ना, तो देखिए डेफिनेशन क्या है। स्क्वायर एक तरह की क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ, दो कंडीशन फुल हो रही है, इक्विलेटरल भी होनी चाहिए और राइट एंगल होनी चाहिए। सर ये इक्विलेटरल और राइट एंगल, तो इक्विलेटरल तो ट्रायंगल होती है। नहीं भैया, इक्विलेटरल का मीनिंग बताता हूं। ये स्क्वायर क्या, आपको पता है स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर होता है एक चार साइड की पॉलीगन जिसकी चारों साइड बराबर हो और ईच एंगल 90 डिग्री हो, यही होता है ना। तो इसमें एक इक्विलेटरल का मीनिंग आपको डिफाइन करना पड़ेगा। इक्विलेटरल का जो मीनिंग है वो हो जाएगा, इक्यू का मतलब होता है इक्वल, लेटरल का मतलब साइड, यानी कि ऑल साइड्स इक्वल। ये ट्रायंगल में हम ज्यादा यूज लेते हैं, लेकिन इक्विलेटरल का मीनिंग होता है ऑल साइड इक्वल। फिर राइट एंगल, आप सबको पता है राइट एंगल का मतलब तो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे राइट एंगल को अगर डिफाइन करने की बात आ जाए, तो राइट एंगल को तो अभी हमने पिछले में डिफाइन करा था, राइट एंगल हो जाएगा 1/4 ऑफ ए कंप्लीट एंगल। ये आपको मीनिंग पता होना चाहिए। जो कंप्लीट एंगल है ना उसका 1/4, या फिर सीधी सीधे 90 डिग्री कह दें। तो ये हो गया किसकी डेफिनेशन, स्क्वायर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो तो ये देखो क्या कह रहा है, कहता है भाई टू पोस्टुलेट्स दे रखे हैं। कहते हैं गिवन एनी टू पॉइंट्स ए और बी देयर एग्जिस्ट सी पॉइंट इन विच ए बिटवीन ए एंड बी। इसमें दो पोस्टुलेट है, एक यहां पे इसका डायग्राम बनाता हूं, दूसरे का डायग्राम यहां बनाता हूं। कहते हैं दो पॉइंट है, ये लीजिए भैया दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए ले लिया मैंने और इसी के बाद में ये बी पॉइंट ले लिया, और कहता है एक सी पॉइंट है ना इनके बीच में लाई करता है, ये लो भैया सी पॉइंट, करेक्ट। फिर आगे सेकंड की बात करें तो सेकंड वाला इसकी यहां पे बात करते हैं। कहता है देयर एग्जिस्ट थ्री पॉइंट्स आर नॉट इन द सेम लाइन। यहां पे कह रहा है कि भैया ए है और यहां पे कह रहा है बी है, लेकिन सी कहीं पे लाइन के लाई करता और कहीं लाई कर रहा है, तो ये इस तरह का बन रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कहते हैं इस लाइन पे नहीं बन रहा, ये तो देखा जाए तो ट्रायंगल सी बन गई। आगे क्या कर रहे हैं, कहते हैं डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। हमसे पहले इसका आंसर पूछा है, अनडिफाइंड टर्म्स है। तो भैया देखिए अनडिफाइंड टर्म्स का जो है ना आंसर पूछा, तो आंसर होगा यस। सर अनडिफाइंड टर्म्स कैसे कह रहे हो आप, आंसर जो है यस है। देखिए अगर आपने नोट करो, इसमें एक पॉइंट में आया है लाइन, तो लाइन तो वैसे भी अनडिफाइंड है। तो इसने पूछा था क्या अनडिफाइंड टर्म्स है इन दोनों पोस्टुलेट्स में, बिल्कुल है। और पॉइंट की बात करें वो भी है। दूसरी बात करते हैं, अगला क्या पूछ रहा है, अगला कह रहा है कि भाई दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट वर्ड का मतलब होता है जिनका आज भी वही मीनिंग है जो कल रहेगा, मतलब जिन कंसिस्टेंसी नहीं होती। एक तरह से अगर आप देखो सेम चीज, मतलब उनके मीनिंग चेंज ना हो।
तो ये बताइए क्या इस स्टेटमेंट का कल अलग मीनिंग होगा क्या? आज जो मीनिंग है बिल्कुल नहीं होगा। क्या इस स्टेटमेंट का अलग मीनिंग होगा क्या कल? बिल्कुल नहीं होगा। तो कंसिस्टेंट, ये पूछा आर दीज पोस्टेड कंसिस्टेंट, तो आप लिख दोगे कंसिस्टेंट तो हैं। कंसिस्टेंट के मामले में लिख दोगे यस कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है कि जिनका मीनिंग सेम रहे, चेंज ना हो। दे डू नॉट चेंज, ये नहीं कि उनका कुछ टाइम के बाद मीनिंग चेंज हो जाए। फिर कहता है कि डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट्स। यूक्लिड से तो कहीं नहीं आया, तो यहां पे तीसरी जो लाइन है ना इसका आंसर, तो यहां पे लिख दोगे नोट फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट्स। यूक्लिड ने इनके बारे में बात नहीं करी। तो मैंने जो तीन यहां पे लिख दिया, नोट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट्स। तो ये तीन चीजों के आंसर दिए मैंने। पहली बात अनडिफाइंड टर्म्स है, बिल्कुल है, आप कह दोगे लाइन, फॉर एग्जांपल यहीं पे लिख दो यस है और लाइन ही कह दो। फिर कहता है कंसिस्टेंट है, बिल्कुल कह दो कंसिस्टेंट है। डू दे फॉलो यूक्लिड पोस्टुलेट, आंसर है कि भैया नहीं, ये यूक्लिड के तो हमने पोस्टुलेट्स पढ़े हैं, तो उसमें तो ये कहीं बात आई नहीं इस तरह की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन 4 करते हैं। कहता है इफ सी इज ए पॉइंट लाइज बिटवीन पॉइंट्स 2 पॉइंट्स ए बी सच दैट ए सी। डायग्राम जो देखो, एक्सप्लेन ड्राइंग द फिगर। सबसे पहले तो डायग्राम बहुत जरूरी है। लाइन की बात कर रहे हैं, चलिए भैया लाइन बना लेते हैं। ये रही मेरी लाइन, ठीक है। अब इसने साफ लिखा है कि सी इज ए लाइन, ए है यहाँ पे और बी है यहाँ पे और सी कहीं पे बीच में है, ये लीजिए ले लिया। सच दैट गिवन है, उसमें पहले ही लिख लेते हैं, जो हमें दे रखा है ना वो दे रखा है ए सी बराबर है बी सी, ठीक है। प्रूव करो कि भैया ए सी जो है ना ये 1/2 ऑफ ए बी है। टू प्रूव भी लिख लेते हैं, मुझे लग रहा है क्वेश्चन क्लियर तो होना चाहिए। टू प्रूव कह रहा है भाई ए सी जो है ना वो 1/2 ए बी है, ये प्रूव करना है हमें। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहला काम जो है ना वो ये बताइए कि भैया अगर ये सी मिड पॉइंट है, यानी कि जो दे रखा है, तो कैन आई राइट ए सी इज इक्वल टू बी सी? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो देखिए, अगर मैं दोनों तरफ इफ आई ऐड यहां पे लिखूं कि ऐड ए सी बोथ साइड, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर मान लीजिए मैंने ए सी में प्लस में ए सी यहां कर दिया और बी सी वाली जो लाइन में यहां पे भी ए सी प्लस कर दिया। अच्छा क्यों कर सकते हैं? देखिए यूक्लिड ने क्या कहा है, कहते हैं व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू बोथ साइड दैट रिमेन इक्वल। तो एज पर यूक्लिड स्टेटमेंट यहां पे क्या कहा था, व्हेन इक्वल्स एडेड टू बोथ साइड, एडेड टू बोथ साइड, बोथ साइड्स इट रिमेन इक्वल, इट रिमेन इक्वल, ये उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, आपको भी याद होगा। चलिए ठीक है। अब AC और AC तो भैया 2AC होते हैं, बिल्कुल ठीक है। और BC प्लस AC, देखिए ये वाला BC है और ये वाला AC है, ये AB बन गया, बिल्कुल ठीक है। अब 2 को वहां ट्रांसपोज कर देते हैं, 1/2 बन गया। तो आप ये देखो, क्या ये जो मेरी स्टेटमेंट आई है, आपको नहीं लगता ये स्टेटमेंट प्रूव करनी थी? तो यहां पे तो मैं लिख देता हूं, हमसे प्रूव करने के लिए कह देता हूं, हेंस प्रूव लिख दिया। तो ये स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन इजी है, अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। होप सो आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। अरे 5 ये तो मैंने कर लिया, लेकिन यहां पे इसलिए शो कर रहा है कि इसको रेफर कर ले। कहते हैं इस क्वेश्चन 4 में C है ना इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, बिल्कुल ठीक है। प्रूव करो कि एवरी लाइन हैज ओनली 1 and 1 मिड पॉइंट, ये प्रूव करना है। क्वेश्चन 5 सोल्व कर रहा हूं, ध्यान रखना। भैया डायग्राम बनाता हूं, डायग्राम बनाने का क्या करना है, लीजिए सबसे पहले मैंने ये डायग्राम बनाया और ये कह क्या रहा है, वो बड़े इंटरेस्टिंग चीज कह रहा है। चलिए ये ए लिया मैंने और ये ले लिया बी। कहता है कि भाई ये प्रूव करो। टू प्रूव अगर मैं लिख देता हूं, ये लीजिए टू प्रूव यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। हमें प्रूव करना है कि भाई एवरी लाइन सेगमेंट हैज 1 and only 1 यूनिक मिड पॉइंट। हमें प्रूव करना है एवरी लाइन सेगमेंट हैज यूनिक मिड पॉइंट, एक ही होता है, लाइन सेगमेंट हैज यूनिक मिड पॉइंट। अब देखिए ये चीज कई बच्चों को कहता हूं तो कहते हैं सर ये सबको पता है एक ही होता है, लेकिन सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन देखिए मैं कैसे करता हूं। सॉल्यूशन ये हो सकता है कि भाई मैं कंसीडर कर लेते हैं कि भाई इसके 2 मिड पॉइंट है, अज्यूम कर लेते हैं, एक सी है और एक दूसरी इनका ले लेता हूं, एक पॉइंट ले लेता हूं, मान लीजिए डी, राइट।
तो कॉन्ट्राडिक्टिंग मेथड से करूंगा। लेट कंसीडर करते हैं सी एंड डी आर टू मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी, टू मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी। हम मान लेते हैं ए बी के ये दो मिड पॉइंट है। अब एक काम बताना, अगर सी मिड पॉइंट है, सी इज मिड पॉइंट, अगर सी मिड पॉइंट को पहले कंसीडर करूं तो आप बताइए कैन आई राइट ए सी इज इक्वल टू सी बी? बिल्कुल लिख सकता हूं। लेकिन अगर मान लीजिए मैं डी इज मिड पॉइंट, इस लाइन को मैं अगर कंसीडर करूं डी इज मिड पॉइंट, तो मैं लिखूंगा ए डी इज इक्वल टू और डी बी, ये मैं लिख सकता हूं। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं नेक्स्ट क्या करने वाला हूं, आप ये बताना कि कैन आई राइट ए बी इक्वल टू ए बी? भैया बिल्कुल है, ए बी तो बराबर है। इस ए बी को देखिए, इस ए बी को मैं लिखने वाला हूं ए सी प्लस में सी बी, यानी कि ये वाला, ये क्या लिखा मैंने, ए सी प्लस में सी बी, ठीक है जी। और ये वाला ए बी है ना, इसको मैं डी के कॉन्टेक्स्ट में लिखूंगा। आई विल राइट ए डी, यानी कि यहां से शुरू करूंगा ए डी प्लस में डी बी, तो यहां से लिखा मैंने ए डी प्लस में डी बी। सर ऐसा करने से क्या होगा? अब देखिए आप ये बताना, ए डी डी बी बराबर है, तो इस डी बी की जगह पे भी मैं ए डी लिख देता हूं, ये लीजिए वे लिख दिया। तो यहां पे देखा जाए तो दो आर हो गया। फिर अगर ये बी सी और ए सी बराबर है तो इसकी जगह पे मैंने ए सी भी लिख दिया और ए सी यहां पे भी आ गया। अब ये 2 टाइम ए सी हो गया 2 टाइम ए डी के, 2 से 2 कैंसिल कर गया, ए सी इज इक्वल टू ए डी आ गया। अब एक बात बताना, ये स्टेटमेंट क्या कह रही है? ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कि भैया ए सी इज इक्वल टू ए डी। अब ये अगर ए सी और ए डी बराबर है, यानी कि ये लाइन ए सी है और यही लाइन ए डी है, दिस इज पॉसिबल। ये कब पॉसिबल होगा? दिस इज पॉसिबल व्हेन बोथ आर सेम पॉइंट। दिस इज पॉसिबल व्हेन सी एंड डी आर सेम पॉइंट। अगर ये सेम पॉइंट है तो ही पॉसिबल है। तो हमने तो भैया डिफरेंट माना था, देखो ये टू मिड पॉइंट्स माना था। सो इट मीन आवर एजम्पशन वाज रोंग, इट मीन आवर एजम्पशन वाज रोंग। जो हमने अज्यूम किया था ना दो मिड पॉइंट, वो भैया रोंग था, वो काम कर ही नहीं रहा। और वो अगर रोंग था तो यहां से प्रूव क्या हो गया? सो देयरफॉर यहां से ये लाइन प्रूव होगी, एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन मिड पॉइंट। यहां पे लिख देता हूं therefore every line segment has unique midpoint। ये एक्चुअल में आपकी स्टेटमेंट थी जो हमें प्रूव करनी थी, यही तो प्रूव करनी थी हमें। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन 5। चलिए 6 की बात कर लेते हैं। वेल 6 भी बड़ा इजी है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है। कहता है भाई गिवन है, देखिए अक्सर मैं बच्चों को कहता हूं पहले तो फिगर आउट करो, दे क्या रखा है। हमें दे रखा है ए सी बराबर है बी डी के, ठीक है, ये ए सी और बी डी है ना बराबर दे रखे हैं। कहता है प्रूव करो, यहाँ पे 2 प्रूव भी लिख लेते हैं। और हमें प्रूव करना है कि भैया ए बी जो है ना वो सी डी के बराबर है। सॉल्यूशन ले लेता हूं, देखिए प्रूव करना है कि ये दोनों बराबर हैं ए बी और सी डी। तो आप ये बताइए जो दे रखा है उससे लेते हैं। हमें ए सी जो है ना वो बी डी के बराबर दे रखा है, यहाँ पे रीजनिंग में गिवन लिख लो। अब मैं क्या करने वाला हूं, ये जो लाइन है ना बी सी, आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दिस बोथ साइड। सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट बी सी बोथ साइड। सर ये ऐसा क्यों कर रहे हो? देखिए ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ए सी में से मैंने बी सी माइनस करा और बी डी में से भी मैंने बी सी माइनस किया। सर ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सर स्टेटमेंट क्या थी? देखो स्टेटमेंट इसकी याद दिलाना चाहता हूं आपको। स्टेटमेंट ये थी, व्हेन इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स इट रिमेन इक्वल। व्हेन इक्वल आर, ये यूक्लिड ने कहा था, इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, अगर इक्वल में से माइनस करते हैं इट रिमेन इक्वल, उसमें कोई इक्वलिटी में फर्क नहीं पड़ता, इट रिमेन इक्वल। ये बात उन्होंने कही थी। तो फिर हम क्या करने वाले हैं? अब देखिए ए सी में से बी सी अगर माइनस कर दिया तो भैया ये बचा ए बी, यहां से बचा ए बी, ठीक है। और ये जो बी डी था, ये बी डी में से अगर मैं ये कट कर देता हूं ये वाला पोर्शन, तो क्या बचेगा? ये बचेगा सी डी वाला। तो ये लीजिए सी डी आ गया, तो यहां से सी डी आ गया। मुझे लगता है ये ए बी इज इक्वल टू सी डी तो प्रूव करना था और यही तो हमारा आ गया। तो यहां पे रीजन क्या लिख दूं? हेंस प्रूव्ड। ये मेरा आंसर आ गया।
चलिए 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। वेल दैट्स क्वाइट इजी और इंटरेस्टिंग। कहता है वाई इज एक्सियोम 5, यूक्लिड एक्सियोम 5 की बात करता है। कहता है कि भैया उसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। क्यों कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ? वो पहले तो बात करें कि एक्सियोम 5 जो था ना वो था कौन सा, तो चेक करते हैं एक्सियोम 5 क्या कौन सा था। एक्सियोम 5 है भैया ये था, अगर याद हो तो ये एक्सियोम 5 था। और क्या था कि होल इज ग्रेटर देन पार्ट। अब ये आपको क्वेश्चन पूछा था, इसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। और यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों है, रीजन लिख देता हूं मैं। बिकॉज इट इज ट्रू इन एवरी स्फीयर ऑफ द लाइफ। इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। ट्रूथ की स्पेलिंग में ठीक लिख देता हूं, यूनिवर्सल ट्रूथ, TRUTS। बिकॉज इट इज ट्रू इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ, बिकॉज इट इज true in every part of the world. It is true in every part of the world. ये मैथ में ही नहीं हर जगह होता है। और कोई चीज हर जगह ट्रू होती है ना, every part of the world. if anything which is true in other part of the world also, तो उसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। बस इतना सफिशिएंट था लिखना। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये जो 5th एक्सियोम की बात कर रहा है ये है क्या। पोस्टुलेट्स की बात नहीं करनी, एक्सियोम की बात करनी। होप सो क्लियर। चलिए अगर आपको समझ में आया तो नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज है ना 5.2 की बात कर लेते हैं। देखिए 2 ही क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है हाउ वुड यू री राइट यूक्लिड 5th पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड। पहले तो मैं बात करता हूँ ये 5th पोस्टुलेट था क्या, मैं वो समझाता हूँ, फिर आपको रीराइट करना बताऊंगा। देखिए ये 5th पोस्टुलेट ये था, उस यूक्लिड ने कहा था कि भाई अगर 2 लाइन है और उसमें 2 लाइन में एक लाइन इनको इंटरसेक्ट करती है, तो एक तरफ ये 2 एंगल जो बन रहे हैं ना, अगर इन दोनों का सम, ध्यान से रखना, अगर इन दोनों का सम लेस देन 2 राइट एंगल है, 180 से लेस है, तो जिस साइड ये लेस है ना, तो वहां पे अगर ये बढ़ाओगे, दीज एक्सटेंड करोगे, तो ये जाके मीट करेंगी। यानी कि मीट करने के लिए इन दोनों का सम लेस देन 180 होना चाहिए, यानी कि 2 राइट एंगल उसने बोला था। क्लियर हुई बात। अब बात करते हैं सर ये इसको रीराइट कैसे करें। बहुत सारे तरीके हैं। आप लिख सकते हो कि भाई एक ट्रांसवर्सल है या को इंटीरियर एंगल है, उनका सम अगर लेस देन 180 होता है तो उस तरफ लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। तो 2 और मैथमेटिशियन ने इसके बारे में बोला है, वो बात करते हैं। 2 मैथमेटिशियन ने देखो क्या बोला है। अच्छा, एक मैथमेटिशियन थे पोजिडोनियस, उन्होंने कहा था भाई 2 लाइन्स नेवर मीट, 2 लाइन से नेवर मीट, हाउ मच दे आर प्रोड्यूस देन दे। कहते हैं 2 लाइन है और अगर ये इनको एक्सटेंड कर दें हम, और एक्सटेंड करते रहें और एक्सटेंड करने पे नेवर मीट करें, तो कहता है वो इक्वी डिस्टेंस होगी। तो कहीं ना कहीं ये पैरेलल लाइन की बात नहीं कर रहा। ये जो 5th पोस्टुलेट्स है ना, ये देखा जाए तो ये पैरेलल लाइन को डील करने की कहीं ना कहीं अग्रसर होता है, उसकी तरफ बात करता है। एक और मैथमेटिशियन थे, अच्छा क्लोवेशियस ने क्या कहा था, कहता भाई ऑल द पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है, इससे कुछ पॉइंट्स है ना वो इक्वी डिस्टेंस है, राइट। ये पॉइंट्स अगर इक्वी डिस्टेंस है इस लाइन से, कहता है कि फिर देन ये जो पॉइंट्स है ना एक्चुअल में ये एक लाइन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि इन पॉइंट को ज्वाइन करोगे कि लाइन बनेगी और वो लाइन एक्चुअल में पैरेलल होगी। तो ये सिंपल लैंग्वेज में आपको अगर आ जाए इसको रीराइट करना, तो पैरेलल लाइन लिख दोगे, तो यानी कि आप ये कह दोगे कि भाई 2 लाइंस आर पैरेलल लाइंस। कब? इफ को इंटीरियर एंगल, ये जब 2 एंगल है ना ए और बी, अगर इन दोनों का सम अगर ये 180 डिग्री हो जाता है, तो उस केस में ये जो एल और एम लाइन है ना, ये दोनों पैरेलल होंगी। तो कहीं ना कहीं 5th पोस्टुलेट है ना, वो पैरेलल लाइन को डिस्कस करता है। ये तो छोटा सा डिस्कशन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ये अक्सर पूछ लेते हैं, कहते हैं भाई डज 5th पोस्टुलेट इंप्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन। भाई बिल्कुल सही, अभी बात करी थी, आंसर है यस। आप बोलो कैसे। देखिए 5th पोस्टुलेट कहा क्या था, उसने स्टेटमेंट क्या दी थी। 5th पोस्टुलेट की स्टेटमेंट थी, अगर आपको याद हो, उसने ये कहा था कि भाई अगर मान लीजिए 2 लाइन है, ये 2 लाइन होगी, क्लियर। अब ये 2 लाइन को ये एक लाइन इंटरसेक्ट करती है। उन्होंने कहा था कि अगर, देखिए स्टेटमेंट ये थी, अगर 1 प्लस में 2 का सम लेस देन 2 राइट एंगल है, 2 राइट एंगल का मतलब 180 डिग्री है, अगर लेस देन 2 राइट एंगल है तो वो लाइंस आगे जाके उसी साइड में मीट करेंगी।
मैं इसको क्या कह रहा हूं, इसका अदर वे कर लेता हूं। अदर वे क्या कहता है, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं। अदर वे कहता हूं कि भाई अगर दो लाइनें हैं, ठीक है, ये दो लाइनें मैंने बना दी और इन दोनों लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है जिसको हम अक्सर ट्रांसवर्सल कहते हैं। अगर ये दोनों एंगल, कौन से ये मैं मार्क कर रहा हूं, ए और बी, इनका सम अगर 180 हो जाता है, एग्जैक्ट लेस देन की बात नहीं कर रहा, तो 180 हो जाता है, तो ये जो दोनों की लाइन है ना, इफ ए प्लस बी इज 180 डिग्री, तो ये लाइंस पैरेलल होंगी। ये हम लाइंस और एंगल चैप्टर में भी डिस्कस करते हैं ऐसा। कब? कंडीशन क्या है, इनको को इंटीरियर एंगल कहते हैं, तो ये को इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी है, हम यहां से डिड्यूस कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए, विद दिस वीडियो इज ओवर, चैप्टर इज ओवर। थैंक यू वेरी मच।